ये वीडियो वास्तविक और काल्पनिक घटनाओं को मिलाकर बनाया गया एक रिक्शन है। वीडियो का विषय बहुत ही संवेदनशील है। दर्शक कृपया मनोरंजन के नजरिए से ही लें। 22 जनवरी सन 2024, अयोध्या का राम मंदिर। लोगों को लगा कि एक मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ही तो की जा रही है, क्या बड़ी बात है। बहुत ही कम लोग जानते थे कि ये बस शुरुआत है। एक गुप्त प्रोटोकॉल लागू किया जाने वाला था, जिसे नाम दिया गया था राम। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। सबको लगा कि अगले चुनाव के लिए राम मंदिर से भाषण दिया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, नए काल चक्र का उद्गम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। इसलिए लोगों ने एक कान से सुना और फिर अपने अपने काम में लग गए। लेकिन समझदार लोगों को इशारा मिल चुका था कि कुछ तो होने वाला है। 2024 का चुनाव खत्म हुआ और एक बार फिर से भाजपा केंद्र में वापस लौटी। अंतर इतना बड़ा कि इस बार पार्टी को राम के नाम पर उतना वोट नहीं मिला जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। सोशल मीडिया की इसमें अहम भूमिका थी। टीवी मीडिया पहले ही अपना भरोसा खो चुकी थी। भाजपा के पास मुद्दा था राम मंदिर का, वो बन चुका था। अब लोगों की रुचि भी भाजपा से खत्म होने लगी थी। जीवन की धक्का मुक्की में राम की भक्ति कहीं खोने सी लगी थी। लोगों को स्कूल, अस्पताल और उन सारी चीजों की जरूरत थी जिनसे उनका जीवन सीधे प्रभावित हो रहा था, जिसकी चर्चा दिल्ली और पंजाब में जोर पकड़ रही थी। पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है और ये संभव हो सका है पंजाब में आम आदमी क्लिनिक के बढ़ते नेटवर्क की बदौलत। पूरा दिन खराब हो जाता है, आपको अस्पताल में जाना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लगते हो। तो हमने सोचा क्यों ना छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में जगह जगह, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में खोल दिए जाएं। मुफ्त इलाज और फ्री में हाई क्वालिटी एजुकेशन। आप सोच भी नहीं सकते कि सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है। भाजपा को वोट कम मिलने के पीछे बड़ी भूमिका निभाई महंगाई और बेरोजगारी ने भी, जिससे आम आदमी का जीना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। डीजल और पेट्रोल के दाम पहले ही आसमान छू रहे थे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य के विरोध ने हिंदुओं को भी दो भागों में बांट दिया था। तो प्रतिष्ठा तब हो सकती है जब मंदिर पूरा निर्मित हो जाए। और तो और पार्टी के भीतर ही दो गुट बन चुके थे। मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होना चाहिए। एक तबका योगी जी के पक्ष में खड़ा हो गया था और दूसरे में अभी भी भिड़ंत मची हुई थी। जब स्थितियां बेकाबू होने लगी तब राम प्रोटोकॉल पर काम शुरू किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने गुप्त पत्र लिखा संघ को। आरएसएस ने अयोध्या में धर्म गुरुओं के साथ एक गुप्त सभा का आयोजन किया। मीडिया को इस बारे में सिर्फ इतना बताया गया कि मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री किसको बनाया जाना चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई गई थी। कोई नहीं जानता था कि एक भूचाल आने वाला है। 22 जनवरी 2025 यानी राम मंदिर उद्घाटन के ठीक एक साल बाद जनता उम्मीद कर रही थी कि मोदी जी टेलीविजन पर रिटायरमेंट की घोषणा करेंगे अपने आखिरी मन की बात में। जब वो रात के ठीक 8 बजे टीवी पर आए तो सभी के कान खड़े हो चुके थे। साथियों, देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब मोदी जी अगले प्रधानमंत्री के नाम के बारे में बताएंगे, जिसमें योगी जी या नितिन गडकरी का नाम लिया जा सकता है। लेकिन जो बोला गया वो सोच से भी परे था। मोदी जी के आखिरी संदेश में कहा गया कि पिछले 70 सालों से संविधान ने देश को जोड़े रखा है, लेकिन जैसे हर चीज के एक्सपायर होने का एक समय होता है, ये संविधान भी अपना प्रभाव खो चुका है। समय आ गया है कि पुराने संविधान की जगह एक नए विधान को स्थापित किया जाए और इस नए विधान का नाम होगा राम। भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। RAM यानी राम, यानी रिस्टोर अथॉरिटी ऑफ मदर इंडिया। हिंदी में कहा जा सकता है राम राज्य आएगा मंदिरों से। इस विधान की विस्तृत जानकारी दी जाएगी आपको 26 जनवरी को टीवी पर। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा नया विधान पढ़कर सुनाया जाएगा। भारत में राम को स्थापित करने का समय आ चुका है। लोगों को ठीक एक साल बाद पता चला कि अयोध्या के राम मंदिर से बोली गई उन बातों का क्या मतलब था। कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा। इससे पहले कि अंबेडकर के समर्थक सड़कों पर निकलकर जुलूस निकालते, अंतिम लाइन में हर तरफ सन्नाटा पसर गया। आज रात 12 बजे से पूरे देश में
संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहें। एक बार फिर से भारत में इमरजेंसी लागू किया जा चुका था। नागरिक और मीडिया के सभी अधिकार छीन लिए गए थे। न्यायालय की शक्तियां समाप्त कर दी गई थी। राष्ट्रपति ने सभी राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया था, जिसके साथ ही राज्य की विधानसभाएं अपने आप टर्मिनेट हो चुकी थी। इसी के साथ ही प्रशासनिक ढांचा खत्म हो गया था। डीएम से लेकर एसपी तक सारे पद अवैध हो चुके थे। सारी मीडिया दिल्ली से निकलकर अयोध्या में डेरा डाल चुकी थी। पूरा देश अब सेना और सीआरपीएफ के कंट्रोल में आ चुका था, जिससे निर्देश मिल रहे थे अयोध्या से। देश में दंगे जैसे हालात बन चुके थे। बाबा साहब के समर्थक और नए विधान राम के समर्थन में खड़े लोगों के बीच मारामारी की स्थिति पैदा हो चुकी थी। संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया था और उन्हें निर्देश दिए गए थे कि किसी भी हाल में दंगे नहीं होने चाहिए। इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े करने के लिए स्वतंत्र थे। लगभग हर जिले से दंगे होने की खबर टीवी और मीडिया में हाईलाइट होने लगी। लोगों पर लाठीचार्ज हो रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, वाटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा था। हद तो तब हो गई जब कुछ जगहों पर पेट्रोल बम और पथराव की वजह से कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हुए। सेना ने इस बचाव में फायरिंग की, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे पॉपुलर हो रहे नेताओं को दंगा भड़काने के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। कई मीडिया हाउस और यूट्यूबर के पास धमकी भरे फोन कॉल आने लगे थे। सोशल मीडिया पर कई सारे ग्रुप बन रहे थे। प्लानिंग हो रही थी अयोध्या पर हमला करने की। लोगों के बीच संपर्क तोड़ने के लिए इंटरनेट के साथ मोबाइल नेटवर्क को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे भारत में जहां पर भी दंगे ज्यादा भड़क रहे थे, बिजली की सप्लाई अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई थी। दंगों को रोकने के लिए SSR प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया, यानी शूट टू स्टॉप राइट्स। घरों में बंद लोगों को हर 5 से 10 मिनट के भीतर कहीं न कहीं से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी और उसी के साथ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। सेना के भीतर जो भी लोग विद्रोह पर आमादा थे, वो भी SSR प्रोटोकॉल में मारे जा रहे थे। पूरा देश 2 भागों में बंट चुका था, राम वर्सेस अम्बेडकर। जब सेना ने माहौल पर नियंत्रण हासिल कर लिया, तब विद्युत आपूर्ति को फिर से चालू किया गया। टीवी पर सिर्फ न्यूज चैनलों का प्रसारण शुरू हुआ। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क अभी भी बंद थे। 26 जनवरी तक लोगों को व्यस्त रखने के लिए न्यूज चैनलों पर इस बात को लेकर डिबेट चल रही थी कि क्या रामायण को ही संविधान के रूप में लागू किया जाने वाला था। क्या राम असली थे या काल्पनिक, रामायण कहानी है या इतिहास। कई विद्वान अलग अलग तर्क लेकर सामने आ रहे थे। टीवी पर डिबेट में तर्क, वितर्क और कुतर्क के मायाजाल में लोग फंस चुके थे। ये सब किया ही इसलिए जा रहा था ताकि लोग घरों में शांति के साथ टीवी के सामने चिपक कर बैठे रहें। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था। 26 जनवरी 2025 को दोपहर के ठीक 12 बजे राम भद्राचार्य जी प्रकट हुए, जिनके साथ चारों शंकराचार्य भी मौजूद थे। नए संविधान को टीवी पर पढ़कर सुनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज से भारत राजतंत्र और लोकतंत्र से मुक्त होकर धर्मतंत्र से संचालित होगा। 140 करोड़ से भी अधिक लोगों का ये भूभाग स्वयं को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करता है। इसकी सीमा के भीतर हर वह व्यक्ति रहने के लिए स्वतंत्र है जो इस हिंदू राष्ट्र के नियमों को स्वीकार करेगा।